Good afternoon, students. In this lecture, we are going to learn about the criticism of the law. मतलब इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू, देन हमने अजम्पशन पढ़ा था, देन हमने एक्सेप्शन पढ़ा था. ओके वो लॉ पढ़ने के लिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स को अज्यूम किया था, मतलब मान के चला था कि ये ऐसा होगा, मतलब कंज्यूमर रैशनल होगा, हमारे जो वांट्स है वो हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, फिर हमारे जो लाइक डिसलाइक है वो कांस्टेंट होगा, मतलब ये सारी चीज़ें हमने अज्यूम की थी और तभी हमने वो लॉ पढ़ा था. फिर हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में पढ़े थे कि जहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. अभी ये भी लॉ से ही रिलेटेड है, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ. क्रिटिसिज्म एक अलग से टॉपिक, अगर एग्जाम में पूछा तो अलग से रहेगा. लॉ ऑफ डीएमयू में इसको नहीं लिखना रहेगा. अगर क्वेश्चन में पूछा कि राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, देन यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स. तो क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. मतलब क्रिटिसाइज किया है, उसको बोला है ये लॉ को कि ये कहीं कहीं पे ये अनरियलिस्टिक है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है. तो पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो अनरियलिस्टिक है. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस, मतलब जो हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था वो बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है. वेरियस अजम्पशन जैसे कि होमोजेनिटी, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं. कॉन्स्टेंसी, जो हमारे टेस्ट लाइक हैबिट प्रेफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. रैशनैलिटी, एंड जो वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर वो रैशनल होना चाहिए. मतलब ये सब पे हमने हमारा लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था. लेकिन बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक्चुअली में ये सारे जो कंडीशंस है ना, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, एक ही टाइम पे फुलफिल करना जनरली जेन्युइनली अगर हम देखें इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इन रियलिटी ये जो कंडीशन से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फुलफिल, मतलब एक कंज्यूमर एक ही टाइम पे बैठे और कंटिन्यूसली कंज्यूम करे, तो ये पॉसिबल. यहाँ अगर कोई कंपटीशन इज देयर देन आप देखोगे कि कंटिन्यूस कंज्यूम करे, कुछ अलग फैक्टर्स हो जाते हैं. लेकिन जेन्युइनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंज्यूम एट अ सेम पॉइंट सेम कमोडिटी विदाउट चेंजिंग इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये बोल रहे इट इज़ अनरियलिस्टिक अजम्पशन. ओके, देन सेकेंड इज कार्डिनल मेजरमेंट. सी मैंने पहले ही बोला था कि जो यूटिलिटी है इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड आप देखोगे कि कंज्यूमर जो बिहेव करता है वो साइकोलॉजिकली रिलेटेड होता है. तो उसको मैं नंबर्स में भी नहीं बोल सकती इसको 2 का गुस्सा है, इसको 3 का गुस्सा है, इसको 4 का गुस्सा है, ऐसे कभी नहीं बोल सकते क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते. हाँ, हम ऐसे बोल सकते इसको बहुत गुस्सा है, कम गुस्सा, ऐसे मेजर कर सकते. लेकिन जब हम लॉ पढ़ रहे थे हमने अज्यूम किया था कि हम उसको नंबर्स में मेजर कर रहे हैं. ओके, एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो कार्डिनल मेजरमेंट, द लॉ अज्यूम्स, मतलब ये लॉ अज्यूम्स करता है द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ स्केड्यूल. मतलब हमने अज्यूम किया था कि यूटिलिटी को हम नंबर से मेजर कर सकते, मार्क कर सकते, इसलिए हमने उसको ऐड किया था मतलब एक एक उस पर एडिशनल ऐड कर रहे थे, फिर हम उसको कंपेयर कर रहे थे, देन उसके बाद हम उसको दिखाया भी स्केड्यूल में नंबर्स में. लेकिन इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. हम कभी भी कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी का नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल मतलब वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है. ओके, तो पहला था अनरियलिस्टिक अजम्पशन, मतलब ये जो अजम्पशन हमने किया था वो अनरियलिस्टिक ऐसा होता नहीं है. दूसरा था कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब यू कैन नॉट मेजर इट थ्रू नंबर. वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. ओके, then indivisible goods. See, there are certain commodities, there are certain goods जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, the law is not applicable to indivisible and bulky goods. जो बल्क में रहता है ऐसे गुड्स को, या बहुत सारे ऐसे गुड्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. लाइक रेफ्रिजरेटर, वी कैन नॉट डिवाइड इट. ओके, कार, उसको तो काट के हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कार को डिवाइड नहीं कर सकते. टीवी सेट्स एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम. एंड ये सारे जो कमोडिटीज़ है
इसको आप एक ही परचेस करोगे, आपका एक घर है तो उसमें एक ही फ्रिज रहेगा, एक घर है तो उसमें एक ही टीवी रहेगी, एक कार। हाँ, एक्सेप्शन कब हो सकता है, जब आप बहुत पैसे वाले हो तब वो एक्सेप्शन में जा सकती है, और वेरी रिच देन आप बहुत सारे कार टीवी परचेस कर सकते हो। लेकिन हम इसमें नॉर्मल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल कंज्यूमर कैसा रहेगा, एक रेफ्रिजरेटर है तो बस हो गया, उसके बाद वो वापस नहीं ले सकता, कार नहीं ले सकता, टीवी सेट्स, इवन हाउस जो होता है वो भी नहीं ले सकते। तो बहुत सारे गुड्स जो इनडिविजिबल है, तो यहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज करना मतलब इसको बोला है कि ये सही नहीं है। देन फोर्थ इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमने बोला था तो वो क्या होती जाती, घटती जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे आप एडिशन कंज्यूम करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है, कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। लेकिन पैसे के साथ ऐसा नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो जल्दी घट नहीं सकती, मतलब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कंज्यूमर होते हैं, किसी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फाइड हो सकता है, उसको डिसयूटिलिटी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी they will not be satisfied. So let us see. The law assumes that mu of each unit of money remains constant. मतलब जो मनी है हर यूनिट में कांस्टेंट रहेगा। However, critics मतलब जो ये लॉ को क्रिटिसाइज करते मे बी इकोनॉमिस्ट रहते हैं, दे आर इकोनॉमिस्ट। Critics argue that mu of money differs from person to person, मतलब वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रहता है। किसी इंसान के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी डिमिनिश नहीं हो सकती है क्योंकि वो अलग कंज्यूमर बिहेवियर है, किसी के लिए वो डिमिनिश हो सकती है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस स्टॉक ऑफ मनी, चेंजेस इन प्राइस है स्टॉक ऑफ मनी, जिससे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लॉ पढ़ते हुए हमने अज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, देन फिफ्थ इज सिंगल वांट। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक कमोडिटी हमारे एक ही वांट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होते। बहुत सारे कमोडिटीज़ ऐसी है जो बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज वेर द 5 criticism of the law of DMU. It is very easy. Okay, आप एक बार रेफर कर सकते हो, you can go through it. It's easy. Now let us see the significance. See, before starting the significance, I want to say that सबको पता चला रहेगा कि 12th के पोर्शन में रिडक्शन आया है। सो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको रिड्यूस किया है। ओके, सो दिस ऑल्सो आई थिंक सो इट्स बिन रिड्यूस, बट I'll be going through it once so that you all can understand. From demand chapter I'll be taking only that much portion जितना कि हमको पढ़ना है। बाकी के portions बाकी के topics I won't be taking. Even if you all have any doubt related to this, then you all can ask me. Okay, so significance of law मतलब importance of law. तो in spite of criticism, the law of diminishing marginal utility is very important in popular law of economics because it is universal application. See, law का जो एक statement है कि जितना आप commodity consume करोगे आपकी utility उसके लिए उतनी कम होती जाएगी, वो एक universal applicable है। लेकिन ये law बहुत सारे factors को assume करती है, तब जाके हम इसको पढ़ पाते हैं। बहुत सारे exceptions हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि लॉ इम्पॉर्टेंट कैसे है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सबसे पहला इट इज़ यूजफुल टू द कंज्यूमर। द लॉ ऑफ DMU इज यूजफुल टू द कंज्यूमर। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर, मतलब ये लोगों में अवेयरनेस कंज्यूम कर रही है। किस चीज़ की अवेयरनेस? टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम अ लिमिटेड रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। मतलब ये लॉ कंज्यूमर को इस चीज़ के लिए अवेयर करे कि आप कैसे कम से कम उसमें कम से कम कम से कम यूटिलिटी में कम से कम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव कर सके। ओके, देन सेकेंड इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट।
The law is useful to the government in framing policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy. So बहुत सारी policy frame करने के लिए भी marginal utility बहुत helpful है government को. Then उसके बाद basis of paradox of values. See, basis of paradox of value you have learned in last year's textbook. लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में हमको था कि बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब जो वैल्यू इन यूज है उसकी कीमत कम है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी कीमत कम है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसकी कीमत बहुत है. सी लेट अस सी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी helps to understand the paradox of value. What is paradox of value? And law of DME हमको paradox of value समझने के लिए help करता है. Paradox value includes that goods that have more value in use, मतलब उसका value in use ज़्यादा है, and zero or less value in exchange, या तो बहुत कम कीमत पे आपको मिलता है या तो फ्री में मिलता है. जैसे कि एयर हो गया, ओके, आपको फ्री में मिल रहा है. सनशाइन हो गया, आपको फ्री में मिल रहा है. पानी आपको पैसा देना पड़ता है लेकिन कम. ओके, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज, सच एज गोल्ड एंड डायमंड. अभी जो गोल्ड एंड डायमंड होता है उस ऐसे नहीं कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, जी लेंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है. तो आप देखोगे अपोजिट, पैराडॉक्स मतलब अपोजिट है. जो बहुत ज़रूरी है वो या तो फ्री में मिल रहा है या तो कम दाम में मिल रहा है, और जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत दाम है. ओके, नाउ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी हमको हेल्प करती है हम डिमांड कर सके, इसलिए वो बेस क्रिएट कर रही है. किसके लिए बेस क्रिएट कर रही है? लॉ ऑफ डिमांड के लिए. द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब लॉ ऑफ डिमांड किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डीएमयू, क्योंकि जितना आप एडिशनल कंज्यूम कर रहे हो मतलब आप डिमांड कर रहे हो. मतलब लॉ ऑफ डिमांड का बेस क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, मतलब जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो गुड्स के लिए, राइजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद द इंक्रीज इन द प्राइस. मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो बढ़ता है. कब बढ़ता है? जब प्राइस कम होता है. ओके, एंड फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्राइस, मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ओके, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सही बात है. अगर आप कोई भी कमोडिटी को देखोगे, से फॉर एग्जांपल टमाटो, अगर उसका प्राइस 50 हो रहा है तो उसका 50 या 100 हो रहा है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी इंडिया है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो मिडिल क्लास है. तो मिडिल क्लास क्या करेंगे? 100 है अगर डिमांड, 100 रुपये किलो हो गया तो वो उतना नहीं कंज्यूम करेंगे, वो थोड़ा कंज्यूम करेंगे. मतलब उसके लिए जो 1 केजी का डिमांड अगर 100 रुपये है तो आप जो 1 केजी खरीद रहे थे वो आप कितना कर लोगे? 500 ग्राम्स कर लोगे या 250. मतलब आप देखोगे प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया. आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, विल सी एट दैट टाइम. फिलहाल के लिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव टॉट यू ऑल कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डीएमयू. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इट सेज, the quantity demanded of a good rises with a fall in price and falls with an increase in price. When a consumer purchase more and more unit of goods, मतलब जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडिली डिक्लाइंस. उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है. हैंस वी वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस. तो जब हम एडिशनल यूनिट खरीदेंगे, देखो जब हमारे वॉन्ट्स, हमारे जो यूटिलिटी वो कम हो जाएगी, तब जब हम परचेस करेंगे तो कम प्राइस पे ही परचेस करेंगे, ज़्यादा प्राइस पे हम परचेस, क्योंकि ऑलरेडी हम धीरे धीरे उसके लिए सेटिस्फाइड हो चुके हैं. ओके, सो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ. सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इज बिन रिड्यूस्ड from the syllabus, but I have taught you all for a informative basis in the next lesson. Okay, because 2 chapters I have completed totally, so I have not removed it. Next lecture if from in demand chapter I'll be taking only that much which has been there in the syllabus. If any students have any query or you all want to learn कि miss we have to learn also, you can message me. So accordingly I'll discuss with the teachers and I'll decide and I'll let you all know. फिलहाल के लिए we have done our criticism and significance. See, next lecture is very important. ये जो है relationship between marginal utility and price,
लास्ट ईयर इक्वी मार्जिनल लॉ था इसके जगह पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि निकाल दिया है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे ये आंसर है एंड नया है, सो विल गो थ्रू इट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आ गया तो बहुत ईजी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर ट्राई टू गो थ्रू इट, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। एक बार रीड करके रखना सो दैट यू ऑल कैन find it easy when I'll be teaching. Okay, if anybody is having any doubt, you all can message me. For today, thank you.